अनम आज एक बार फिर से उसी रास्ते से गुजर रही थी, जले हुए हाथ पर टूथपेस्ट लगाए। वो आगे आगे चल रही थी जबकि उसका भाई बैग दाएं कंधे पर डाले एहसन उसके पीछे पीछे चल रहा था। यूं ही चलते चलते वो दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। होटल के करीब पहुंचते ही अनम ने दूर से ही एक झलक हम्माद को देखा था, जो अपने दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ था। उसने अभी तक अनम को नहीं देखा था। अनम ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए नज़रें फेर ली थी। उसने दिल में पक्का इरादा कर रखा था कि अब वो कभी भी हम्माद से बात नहीं करेगी और ना ही उसे अपने पीछे आने या खुद से बात करने का मौका देगी। इसी इरादे पर अमल करते हुए वो उसे यकसर नज़रअंदाज किए जा रही थी। हम्माद देखो, तुम्हारी अनम जा रही है, ज़ुबैर ने अनम की जानिब उसकी तवज्जो दिलाते हुए कहा था, जो चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए अब होटल के बिल्कुल सामने से गुजर रही थी। आज तो मोहतरमा कुछ ज़्यादा ही संजीदा लग रही हैं। खैरियत तो है ना हम्माद? कहीं झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ तुम दोनों का? ज़ुबैर ने उसके तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा था। नहीं, शायद उसका भाई साथ है तभी वो हम्माद को नज़रअंदाज कर रही होगी ताकि उसके भाई को किसी किस्म का शक ना हो। ज़ुबैर ने एक बार फिर कहा था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो वो अपने भाई की मौजूदगी में भी गुजरते हुए हम्माद की तरफ देखकर थोड़ा बहुत मुस्कुराती थी और इस तरह से नज़रअंदाज तो उसने कभी भी नहीं किया। हम्माद को चाहे उसके साथ उसका भाई भी क्यों ना हो, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, अरहम ने पुरतजस्सुस अंदाज में कहा था, जिस पर बाइक की चाबी को उंगली पर घुमाते हम्माद के लबों पर खबासत भरी मुस्कुराहट रिंगी थी। जहर लगती है मुझे इस किस्म का एटीट्यूड दिखाने वाली लड़कियां। अच्छे से जानता हूं मैं ऐसी लड़कियों को, दाल में कुछ काला वाला नहीं है। असल में ये सब ड्रामेबाजियां हैं इनकी। चंद दिन बात करने के बाद ये लड़कियां ऐसे ही सर पर नाचने लगती हैं, मगर इनको सीधा करना अच्छे से जानता हूँ। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। अब ये कहेगी कि मुझे मैसेज मत करो, मुझे फ़ोन मत करो, मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत कर रही थी, वगैरह वगैरह। मगर दो प्यार के बोल बोलूँगा तो सेकंड्स में मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी। और फिर जब गैर लड़कों से इश्क और मोहब्बत की बातें करती हैं तब ऐसी लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं होता। वो तल्ख लहजे में माथे पे बेशुमार बल लिए बोला था। उसके गसीले और उकताए हुए लहजे पर ज़ुबैर और अरहम धीरे से हंसे थे। वैसे ये तो बताओ, तुम ऐसा क्या कहोगे कि ये लड़की लाइन पर आ जाएगी? हमें भी कुछ टिप्स दो भाई, ताकि एक दो हम भी पटा सकें। अरहम ने ज़ुबैर के हाथ पर हाथ मारकर कहका लगाते हुए कहा था। उसकी बात पर हम्माद, जो पुरसुकून अंदाज में कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठा था, मुस्कुराते हुए सीधा हुआ और फिर राजदाना अंदाज में बोलते हुए अरहम और ज़ुबैर को करीब आने का इशारा किया था, जिस पर वो दोनों पुरतजस्सुस अंदाज में उसके करीब हुए थे। अब मैं तुम दोनों को बताता हूँ कि लड़कियों को कैसे अपनी तरफ माइल किया जाता है, और उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक अटेंशन तवज्जो और दूसरी शादी के झूठे वादे। इतना बताने के बाद वो फखरिया अंदाज में पीछे होते हुए टांग ब टांग रख कर बैठ गया था। अच्छा, बस इतना ही? ज़ुबैर की आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ भाई, बस सिर्फ इतना ही कि उन्हें वक़्त और तवज्जो दोगे तो वो तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी। और फिर दूसरी बात ये कि लड़कियों के दिल में यही एक डर होता है कि कहीं ये इंसान मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि वक्तन फ़वक्तन उस लड़की से शादी के अहदो पमा किया करो। हम्माद ने एक आंख दबाते हुए कहा था। और अगर वही लड़की शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करे और तुम्हारा उससे शादी का इरादा बिल्कुल भी ना हो तो फिर क्या किया जाए? अरहम ने लबों पर उंगली रखते हुए पुरसोच अंदाज में पूछा था। बहुत आसान हल है इसके लिए भी। मैं तुम दोनों को कुछ ऐसे जुमले बताता हूँ जिनको बोलकर तुम दोनों जिस लड़की से उकता जाओ तो उनसे बआसानी जान छुड़ा सकते हो। और वो ये हैं कि या तो उस लड़की से कहो कि तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे, या फिर कहो कि तुम्हारे ख़ानदान में कास्ट से बाहर शादी नहीं करते और इसीलिए तुम्हारे घर वाले भी नहीं मान रहे, और या फिर यह कहकर माजरत कर दो कि तुम्हारी मंगनी बचपन में ही तुम्हारी खालाजाद, फुफ्फोजाद या चचाजाद से हो चुकी है और अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी उसके साथ करवा रहे हैं, जिस पर तुम राज़ी तो नहीं हो मगर मजबूरन करनी पड़ रही है।
बस ज़रा सा मजबूर और लाचार बनने का एक छोटा मोटा सा ड्रामा कर लेना और बात ख़त्म। समझाने वाले अंदाज में बोलने के बाद आखिर में उसने अबरू उकचा कर सवालिया अंदाज में उन दोनों की तरफ देखा था, जैसे पूछ रहा हो कि कैसे लगे मेरे दिए गए मशवरे। अरे मान गए तुम्हें दोस्त, तुम तो बहुत पहुँचे हुए हो इन सब कामों में। हमें तो बहुत पहले ही तुमसे कुछ सीख लेना चाहिए था, मगर चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और हमने तालियां बजाते हुए कहका लगा कर कहा था। उस काम में ज़ुबैर ने भी उसका भरपूर साथ दिया था। अचानक हमाद ने गर्दन मोड़कर अहसन को देखा था, जो अनम को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद अब वापस घर को जा रहा था। बेचारा ये नहीं जानता कि उसकी प्यारी और लाडली बहन किस कदर चालाकी के साथ उसे टोपी पहना रही है। हमाद ने दिल ही दिल में उस पर हंसते हुए सोचा था और फिर ज़ुबैर और अरहम को उठने का इशारा किया था। चलो भाई अब बस कर दो और उठ जाओ यहाँ से, मुझे अब भी ऑफिस पहुँचना है बाबा के पास, नहीं तो फिर शाम में मेरे वालिद साहब मेरी अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई करेंगे और उसके बाद को बर्थडे पार्टी पे भी तो जाना है सब ने, इसलिए चलो अब यहाँ मज़ीद बैठकर मेरा दिमाग मत चाटो। हमाद ने उजलत भरे अंदाज में कहा था और फिर वहाँ से उठते हुए कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। असल में वो खुद भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी बहन भी उसे धोखा देकर किस कदर होशियारी के साथ एक नामहरम से सारी रात मोबाइल पर बातें करती रहती है। वो नहीं जानता था कि जो कुछ वो कर रहा है वो सब बहुत जल्द मकाफ़ाते अमल की सूरत में उसी के सामने आने वाला है। अपने अंजाम से बेखबर वो दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने पे तुला था, ये जाने बगैर कि मुस्तकबिल उसका भी तरीक है, बेहद तरीक और खौफनाक। अभी कुछ देर पहले ही जवार नाश्ता करने और चौकीदार को चंद ज़रूरी हदायत देने के बाद घर से चला गया था। जाने से पहले वो राहम को अपने छोटे भाई का ख्याल रखने की तलकीन और उसे वहीं कमरे में नन्हे शेरी के पास बिठा कर गया था। वही सोए शेरी के पास बैठने के बाद जब वो थक गया तो उस पर कंबल ठीक करते हुए बेड से नीचे उतर आया। कदम कदम चलते हुए वो राइटिंग टेबल तक आया था और उस पर पड़ी अपनी किताबों और कापियों को देखा था, जो तकरीबन एक हफ्ते से वही उसी राइटिंग टेबल पर मौजूद थी। आखिरी मर्तबा शायद उसने एक हफ्ते पहले इन सब चीज़ों को हाथ लगाया था। मोहब्बत से उन किताबों पर हाथ फेरते हुए उसके नन्हे दिमाग में बस एक ही ख्याल मुसलसल गर्दिश कर रहा था, क्या अब मैं सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ूंगा? क्या अब मैं ऐसे ही रहूंगा हमेशा, कभी अपने घर में, कभी पुप्पो के घर में और कभी स्कूल नहीं जा सकूंगा? इस सोच के जहन में आते ही हमेशा उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। मम्मा आप क्यों छोड़कर चली गई हमें? आखिर क्यों मुझे, बाबा और शेरी को अकेला छोड़ दिया? मैं बहुत उदास हूँ आपके बगैर, बहुत ज़्यादा। वही राइटिंग टेबल के करीब खड़े वो फूट फूट कर रोना शुरू कर चुका था। उसके आंसू और उसकी सिसकियाँ